भारत के घने जंगलों में कई रहस्यमयी कहानियां छिपी हुई हैं। ऐसी कहानियां जिनमें साहस है, डर है और प्रकृति का खतरनाक रूप भी। आज की कहानी हमें आंध्र प्रदेश के एक छोटे से जंगल स्टेशन डिगुआ मिट्टा की ओर ले जाती है। ये वही स्थान है जहां पहाड़, घने जंगल और सुनसान घाटियां मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर पल खतरा छिपा हो सकता है। लेकिन इन जंगलों में कुछ ऐसा था जिसने आसपास के लोगों को भय से भर दिया था। एक रहस्यमय शिकारी जिसे लोग डिगुआ मेट्टा का हत्यारा कहते थे। कौन था ये हत्यारा? क्यों ये क्षेत्र उसके आतंक से कांप रहा था? और क्या कोई उसे रोक पाएगा? जंगल की गहराइयों में छिपी इस रोमांचक और सच्ची कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं डिगुआ मेट्टा के हत्यारा की रहस्यमयी कहानी। यदि आप आंध्र प्रदेश के गुंतकल जंक्शन से मीटर गेज रेलवे द्वारा दक्षिण पूर्व दिशा में यात्रा करें तो आप नंदयाल नामक बड़े शहर से गुजरेंगे और थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे जो घने जंगलों से भरा हुआ है और अनेक छोटी छोटी धाराओं से कटा हुआ है। इन धाराओं के ऊपर से ट्रेन खड़खड़ाती हुई गुजरेगी और बीच बीच में बसवापुरम और चेलमा जैसे जंगलों के छोटे स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकेगी। रास्ते में दो सुरंगें आएंगी, एक छोटी और दूसरी बहुत लंबी। अंत में आप एक हरी भरी घाटी के ऊपर बने एक सुंदर ऊंचे पुल से गुजरेंगे जिसके नीचे बहुत दूर पेड़ों की चोटियां दिखाई देंगी। कुछ ही मील बाद आपको पटरियों के दाहिने ओर एक बड़ा पत्थर का पानी का स्तंभ दिखाई देगा जिसमें से हमेशा पानी बहता रहता है। उसके पास ही आउटर सिग्नल खड़ा होता है जो डिगुआ मेट्टा रेलवे स्टेशन के आने का संकेत देता है। यहीं पर पहाड़ और जंगल समाप्त हो जाते हैं और फिर से खेती वाले मैदान शुरू हो जाते हैं। इस हत्यारे की गतिविधियां इसी स्टेशन से लेकर उस लंबी सुरंग तक फैली हुई थीं जो घाटी में बने लंबे पुल के पास है। लेकिन ये विशेष रूप से उस टपकते हुए पानी के स्तंभ और उसके पास खड़े आउटर सिग्नल के आसपास अधिक सक्रिय रहता था। मुझे चेलमा और डिगुआ मिट्टा के बीच के जंगलों से हमेशा एक विशेष लगाव रहा है। इसका कारण ये नहीं है कि यहाँ बहुत अधिक शिकार या मांसाहारी जानवर मिलते हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ अपार शांति और एकांत मिलता है। और यहाँ रहने वाली जंगली चेंचू जनजाति के लोग बहुत ही मित्रवत स्वभाव के होते हैं। मैंने पाया है कि आंध्र प्रदेश का साधारण गांव वाला भी सामान्यतः मैसूर राज्य के ग्रामीणों की तुलना में अधिक मित्रवत होता है, जहां मैं रहता हूं, जबकि मद्रास राज्य के लोग इन दोनों के बीच के स्वभाव के होते हैं। यहाँ की वनस्पति भी दक्षिण में उगने वाली वनस्पति से काफी भिन्न है। यहाँ हाथी या बाइसन नहीं पाए जाते, लेकिन ये वो दक्षिणी सीमा है जहाँ नीलगाय या ब्लू बुल, जो मृग जाति का एक बड़ा जानवर है और देखने में सांभर हिरण जैसा लगता है, पाया जाता है। इसी कारण एक दिन में ट्रेन से डिगुआ मेट्टा पहुंचा। मैं लंबी सुरंग से और लंबे पुल के ऊपर से गुजरा। दोनों ही चीजें मुझे हमेशा से बचपन जैसी उत्सुकता से भर देती थीं। सिग्नल और टपकते हुए पानी के स्तंभ को पार करते हुए मैं अपने छोटे बिस्तर, कैंप का सामान और राइफल लेकर स्टेशन पर उतरा। दो शरारती लड़कों ने मेरा बिस्तर और सामान उठाया और मेरी राइफल कंधे पर टांगे हम उस सड़क पर चल पड़े जो रेलवे लाइन के समानांतर उसी दिशा में जा रही थी जिधर से ट्रेन अभी आई थी। जंगल का विश्राम गृह लगभग आधा मील दूर था। इतना पुराना होने के बावजूद वो एक बेहद आरामदायक इमारत थी। उसके दक्षिण में सागौन के छोटे पौधों का बाग था। पूर्व और उत्तर में जंगल था और पश्चिम में वो सड़क थी जो रेलवे स्टेशन की ओर जाती थी और उसके आगे रेलवे लाइन थी, जैसा कि मैंने बताया। सिग्नल और पानी का स्तंभ वहां से आधा फरलांग दूर ही था। मेरा पुराना मित्र अलीम खान, जो उस जंगल के विश्राम गृह का देखभाल करने वाला था, मुझे गेट पर अपनी चौड़ी मुस्कान के साथ मिला। उसने लड़कों को आवाज लगाकर कहा कि वो मेरा सामान जल्दी अंदर ले जाएं। उस बंगले में दो कमरे का सेट था। हमेशा की तरह अलीम ने मुझे बेहतर वाला कमरा दिया, वो जो सड़क और रेलवे की ओर खुलता था। वो इसलिए बेहतर था क्योंकि उससे जुड़े बाथरूम में शावर लगा था, जबकि दूसरे में नहीं। अलीम खान मुसलमान था और उसकी केवल दो पत्नियां थीं, जबकि उसके कई सहधर्मी चार चार पत्नियां रखते थे, जो मुसलमानों के लिए कानूनी अधिकतम संख्या है। उसने मुझे पहले बताया था कि उसके लिए दो ही पर्याप्त हैं। बिना देर किए उसने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और उन्हें हाथ के पंप को चलाने का आदेश दिया। ये पंप एक बड़े कुएं से पानी खींचकर मेरे बाथरूम की छत पर लगे जस्ता के पानी के टैंक में भरता था।
करीब आधे घंटे तक जब मैं अपना सामान खोल रहा था और अलीम द्वारा जल्दबाजी में बनाई गई चाय पी रहा था, मुझे हाथ के पंप की खटखट खट की आवाज़ सुनाई देती रही। साथ ही दोनों पत्नियों की बातें और झगड़ा भी सुनाई देता रहा। वो एक दूसरे पर काम चोरी का आरोप लगा रही थीं। अंततः झगड़ा तब खत्म हुआ जब बाथरूम की छत से पानी गिरने की आवाज़ आई। टैंक पूरी तरह भर चुका था। फिर आया वो सुखद क्षण जिसका मुझे इंतजार था। शावर बाथ। बल्कि एक के बाद एक कई शावर। ठंडा पानी बारीक धाराओं में मेरे शरीर पर गिर रहा था। बाहर तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक था। आंध्र का सूरज अपनी निर्दयी गर्मी के साथ चमक रहा था। लेकिन उस बाथरूम के अंदर वातावरण इतना ठंडा, नम और स्वर्गीय था। मैं मन ही मन मुस्कुराया कि मैं कितनी निर्दयता से उस पानी को खर्च कर रहा था, जिसे भरने के लिए उन दोनों औरतों ने इतनी मेहनत की थी। ताजगी महसूस करते हुए मैं बरामदे में एक आराम कुर्सी पर फैल गया। पाइप पीते हुए और मग पर मग चाय पीते हुए आराम से बैठा था। तभी एक मालगाड़ी भारी आवाज करते हुए गुजरी। उसके आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन लगे हुए थे। आगे वाला इंजन काले धुएं के बादल छोड़ता हुआ पूरी ताकत से खींच रहा था, जबकि पीछे वाला ऐसे आ रहा था मानो उसे कोई चिंता नहीं हो। अलीम खान मेरी कुर्सी के पास जमीन पर उकड़ू बैठा और मुझे अपने पारिवारिक दुख सुना रहा था। उसकी इकलौती बहन के पति, जो एक वन रक्षक थे, अचानक तपेदिक से मर गए। पीछे उनकी पत्नी और 2 बच्चे रह गए थे जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो तुरंत अलीम के पास आ गए और अब समस्या बहुत बड़ी हो गई थी। अलीम की पहली पत्नी के 3 बच्चे थे, दूसरी के 2, अब उसकी बहन और उसके 2 बच्चे भी आ गए थे। इस तरह कुल 4 वयस्क और 7 बच्चे उसकी छोटी सी तनख्वाह पर निर्भर थे। क्या मैं कुछ कर सकता था? अलीम ने बताया कि उसकी बहन 2 बच्चों की मां होने के बावजूद अभी भी बहुत सुंदर है। अच्छा चेहरा, सुडौल बदन और अच्छा स्वभाव। एक आदर्श पत्नी बनने के सारे गुण हैं। एक क्षण के लिए मैंने आंखें बंद की और कल्पना की, कितना मजा आए अगर मैं इस्लाम स्वीकार करने की घोषणा कर दूं। तब मैं अलीम की बहन से शादी कर सकता हूं और 2 और पत्नियां भी कर सकता हूं। बैंगलोर वाली पत्नी को मिलाकर कुल 4, जो पूरी तरह वैध था। लेकिन तभी खर्च और उससे पैदा होने वाली परेशानियों का विचार मेरे दिमाग पर बिजली की तरह गिरा। मैं घबराकर आंखें खोलीं और राहत की सांस ली कि ये सब केवल कल्पना थी। मैंने जल्दी से अलीम से कहा कि मैं बैंगलोर में उसके लिए उपयुक्त पति ढूंढने की कोशिश करूंगा, और तुरंत विषय बदल दिया। क्या आसपास कोई बाघ या तेंदुआ है? अलीम ने बताया कि 10 दिन पहले एक सरकारी अधिकारी ने जीप में स्पॉटलाइट का इस्तेमाल करके जंगल की फायर लाइन पर एक बाघ का शिकार कर लिया था, जो विश्राम गृह से मात्र 200 गज दूर था। उसने ये भी बताया कि एक तेंदुआ आसपास घूम रहा है और अब वो परेशानी पैदा करने लगा है। उसके पैरों के निशान सुबह सुबह विश्राम गृह के आसपास देखे जाते हैं। 3 हफ्ते पहले वो अलीम के कुत्ते को पीछे के बरामदे से उठा ले गया था। मुख्य सड़क उस जमीन के एक किनारे से लगी हुई थी। ये एक आदर्श कैंपिंग स्थल था। मेरे काम के लिए 10 सेंट जमीन काफी थी। मैंने जमीन के मालिक को अपनी पसंद बताई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ये जमीन ले सकता हूं। अगले दिन वो मुझे अपनी जीप में बैठाकर 12 मील दूर गिड्डालोर शहर ले जाएगा, जहां मेरी मालिकाना हक की औपचारिक रजिस्ट्रेशन करनी होगी। मैंने कीमत पूछी। उसने कहा, मुफ्त। मैंने कहा, ये ठीक नहीं होगा। इससे खरीद कानूनी नहीं मानी जाएगी। आपको कुछ न कुछ कीमत लेनी ही होगी। थोड़ा सोचकर मिस्टर रेड्डी बोले, 5 रुपए। मैंने कहा, नहीं, 50 रुपए लीजिए। ये सुनकर वो जैसे घबरा गए। बोले, इतनी बेकार सी जमीन के लिए किसी दोस्त से 50 रुपए लेना। आखिरकार हम 30 रुपए पर सहमत हुए, जो अंग्रेजी मुद्रा में 2 पाउंड से भी कम थे। अगली सुबह हम गिड्डालूर के रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचे। आधे घंटे के भीतर ही मैं गर्व से दिगवा मट्टा में 10 सेंट जमीन का मालिक बन चुका था। लेकिन मैंने घटनाओं का क्रम थोड़ा आगे बढ़ाकर बता दिया है। मुझे पहले उस रात की घटना बतानी चाहिए थी, जब मैं जंगल के फायर लाइन से टहलकर लौट रहा था। वही जगह जहां कुछ दिन पहले एक बाघ मारा गया था। ये फायर लाइन एक गहरे नाले से होकर गुजरती थी। उसमें एक छोटी सी धारा बह रही थी। सूखे मौसम के कारण पानी की चौड़ाई मुश्किल से 1 गज थी। कीचड़ में दोनों किनारों पर एक मध्यम आकार के तेंदुए के पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये जानवर अपने स्वभाव के अनुसार पानी में चलना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने छलांग लगाकर नाले को पार किया था। मैंने सोचा शायद यही वो तेंदुआ होगा जिसके बारे में अलीम ने बताया था।
निशान जंगल के विश्राम गृह की ओर जा रहे थे और शायद पिछली रात के होंगे। लेकिन जब मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो मेरा विचार बदल गया। नाले के किनारे उगने वाली गहरे हरे रंग की फफूंदी दब गई थी, उस जगह जहां से तेंदुए ने छलांग लगाई थी और जहां वो उतरा था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि फफूंदी अभी भी दबाई हुई थी। अगर तेंदुआ पिछली रात गुजरा होता तो ये फिर से सीधी हो चुकी होती। इससे स्पष्ट था कि तेंदुआ 1 या 2 घंटे पहले ही यहां से गुजरा था। अब शाम के 6 बज चुके थे। इसका मतलब था कि वो जानवर 4 और 5 बजे के बीच यहां से गया होगा, सूर्यास्त से बहुत पहले। संभव है कि वो इस समय बंगले के आसपास ही हो। ये सोचकर मैं वापस लौट आया और मन ही मन सोचने लगा कि शायद रात में उसकी आवाज सुनाई दे। मैं अभी अपने साथ लाया हुआ ठंडा भुना हुआ गोश्त खाकर जल्दी भोजन कर ही रहा था। समय ठीक 7:45 था। मुझे याद है क्योंकि मैं भोजन से पहले हमेशा अपनी घड़ी चढ़ाता हूँ। अलीम की बहन का कुत्ता मेरे पास बैठा था और उम्मीद कर रहा था कि उसे भी खाने को कुछ मिलेगा। मैंने उसे सूखी चपाती का एक टुकड़ा दिया। अधिकतर कुत्ते उसे तुरंत खा लेते, लेकिन गांव के कुत्तों की तरह वो टुकड़ा लेकर बाहर बरामदे में चला गया। अचानक मुझे एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी और तुरंत बाद कुत्ते की तेज चीख। मेरी राइफल बेडरूम में थी और उसे लाने का समय नहीं था। मैं समझ गया कि तेंदुए ने हमला कर दिया है। मैं दौड़कर बरामदे में पहुंचा। चांदनी में मुझे एक धब्बेदार आकृति दिखाई दी, तेंदुआ, जो कुत्ते को अपने जबड़ों में दबाए बरामदे से छलांग लगा रहा था। मैंने जोर से चिल्लाकर उसे डराने की कोशिश की और पास पड़ी भारी लकड़ी की कुर्सी उठाकर उसकी ओर फेंक दी। कुर्सी तेंदुए पर जा गिरी, लेकिन उसने कुत्ते को नहीं छोड़ा। वो उसे मुंह में दबाए झाड़ियों की ओर भाग गया। मैं तुरंत कमरे में गया, राइफल उठाई और उसे लोड करके उसके पीछे भागा। चांदनी में बंगले का आंगन साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने टॉर्च लगाने का समय नहीं लिया। लेकिन जैसे ही मैं जंगल में पहुंचा, पेड़ों की घनी छाया ने सब कुछ अंधेरा कर दिया। अब झाड़ियों में भागना बेकार था, इससे तेंदुआ और दूर भाग जाता। इसलिए मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। करीब 10 मिनट बाद तेंदुए ने सोचा कि मैं चला गया हूं और उसने खाना शुरू कर दिया। मुझे उसके दांतों से मांस फाड़ने की आवाज और हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मैं बहुत करीब पहुंच गया था, शायद 5 गज से भी कम दूरी पर। लेकिन तभी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। अंधेरे में मेरा पैर एक गड्ढे में जा पड़ा। शायद किसी जंगली जानवर ने खोदा था। मैं लड़खड़ा गया। तेंदुए ने तुरंत मुझे देख लिया। एक खांसती हुई गुर्राहट से वो झाड़ियों में गायब हो गया। जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे कुत्ते का शव मिला। तेंदुआ उसका एक हिस्सा खा चुका था। जो अपने भाग्य के सामने समर्पित हो चुका था। उसने भौंकना बंद कर दिया था और गोल होकर सो गया था और मेरी नज़र से ओझल था। यदि अब तेंदुआ हमला करता तो मैं निश्चित रूप से उस कुत्ते को मरने से नहीं बचा पाता। फिर भी मैं हिचकिचाता रहा, जब तक कि चांद पश्चिम की जंगल के पीछे नहीं छिप गया और चारों ओर घना अंधेरा नहीं हो गया। तब मैं अपनी कुर्सी से उठा, कुत्ते की रस्सी खोली, जो मुझे देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा, उसे अंदर ले आया और फिर स्वयं भी सो गया। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद जिला वन अधिकारी अपनी वापसी यात्रा के लिए नंदयाल रवाना हो गया, जबकि मैं आधी रात की ट्रेन से निकल पड़ा। मैंने अलीम को अपना बेंगलोर का पता दे दिया, साथ ही 2 डाक टिकट लगे लिफाफे भी दिए। ऐसे लिफाफे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। और उसे निर्देश दिया कि यदि कोई असामान्य घटना घटे तो मुझे लिखे। मुझे आभास था कि उस तेंदुए से मेरी आखिरी मुलाकात अभी नहीं हुई है, लेकिन अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचने से पहले ही मैं इस घटना को लगभग भूल चुका था। लगभग 4 महीने बाद अलीम का पत्र मिला तो मुझे आश्चर्य हुआ। उसमें लिखा था कि एक रेलवे गैंगमैन को एक जंगली जानवर ने उस लंबे पुल और पानी के टैंक के बीच मार डाला है, जिसके पास आउटर सिग्नल लगा हुआ है। पत्र में लिखा था कि कोई पंजों के निशान नहीं मिले और गैंगमैन के शरीर का कुछ हिस्सा खा लिया गया था। आगे लिखा था कि इस बात पर मतभेद है कि अपराध किस जानवर ने किया। कुछ लोग कहते थे कि वो बाघ था, कुछ कहते थे कि वो भालू था। कुछ अंधविश्वासी लोग इसे किसी दुष्ट आत्मा का काम मानते थे, लेकिन अलीम का विश्वास था कि वो तेंदुआ ही था। क्या मैं आकर उस प्राणी को मार सकता हूं, चाहे वो जो भी निकले? मैंने उत्तर दिया कि चूंकि यह हत्या पुरानी हो चुकी है और संभव है कि ये किसी क्रोधित भालू से अचानक मुठभेड़ का परिणाम हो, इसलिए इस समय दिगुवम मेट्टा आने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन मैंने उसे जोर दिया कि यदि आगे कुछ हो तो मुझे अवश्य लिखे। अगला पत्र लगभग 1 महीने बाद आया। उसमें लिखा था कि पानी के टैंक की देखभाल करने वाला गैंगमैन सूर्यास्त से पहले स्टेशन लौटने की आदत बना चुका था। वो हमेशा उस दूसरे गैंगमैन से मिलता था, जिसका काम हर शाम ठीक 6 बजे आउटर सिग्नल पर तेल का दीपक जलाना था।
दोनों सिग्नल के नीचे मिलते और फिर साथ साथ स्टेशन लौटते। जब से दोनों मित्र बने थे, ये उनका नियमित नियम था। लेकिन जिस शाम के बारे में पत्र लिखा गया था, उस दिन ये मुलाकात नहीं हुई। दूसरे गैंगमैन ने सिग्नल पर दीपक जलाया, लोहे की सीढ़ी से नीचे उतरा और देखा कि पानी के टैंक से आने वाला उसका मित्र वहां नहीं था, जहां उसे उसका इंतजार करना चाहिए था। ये सोचकर कि शायद वो सो गया होगा, उसने जोर से उसका नाम पुकारा, राम, राम। कोई उत्तर नहीं मिला। इसलिए दूसरे गैंगमैन ने किसी खतरे की आशंका किए बिना अपने साथी को खोजने का निर्णय लिया। उसे शरीर उस पत्थर की संरचना के नीचे मिला जो पानी के टैंक को सहारा देती थी। शरीर का बहुत कम हिस्सा खाया गया था, बस छाती से थोड़ा सा। और यद्यपि समय 6 बजे के बाद का था, फिर भी इतनी रोशनी थी कि वो गीली मिट्टी में, जो पानी से बहते पानी से भीगी हुई थी, कई पंजों के निशान देख सके, जो एक दूसरे को काटते और पार करते हुए बने थे। वे तेंदुए के पंजों के निशान थे। गैंगमैन तुरंत भाग खड़ा हुआ और तब तक नहीं रुका जब तक स्टेशन नहीं पहुंच गया। पत्र के अंत में अलीम ने लिखा, तुरंत आ जाइए, एक आदमखोर तेंदुआ हमारे बीच है। दुर्भाग्य से उस दिन मेरे कुछ अत्यावश्यक काम थे, इसलिए मैंने अगले दिन सुबह जल्दी निकलने का निश्चय किया। मैंने कार से यात्रा करने का निर्णय लिया ताकि देरी से बच सकूं और अपने साथ तंबू, राशन और बाकी सारा सामान ले सकूं, जिसकी मुझे अपने कैंप स्थल पर रहने की आवश्यकता होगी। मैं फिर से बंगले से निकाले जाने की परेशानी मोल नहीं लेना चाहता था। इसके अलावा जब किसी आदमखोर का शिकार करना हो, खासकर तेंदुए का, तो सरकारी नियमों का पालन करना असंभव होता है, जो किसी यात्री बंगले या वन विश्राम गृह में 3 दिन से अधिक रहने की अनुमति नहीं देते। मैं उस शाम अभी अभी लौटा ही था, अपना सामान बांध चुका था और भोजन करने ही वाला था कि बाहर साइकिल की घंटी सुनाई दी। थोड़ी देर बाद मेरा नौकर थंगा वेलू अंदर आया। उसके हाथ में एक तार था और संदेशवाहक की रसीद पुस्तिका थी जिस पर मुझे हस्ताक्षर करने थे। मैंने जल्दी से हस्ताक्षर की और तार खोलकर पढ़ा, और ये मेरे जीवन के सबसे अप्रिय झटकों में से एक था। तेंदुए ने बहन के बच्चे को मार डाला। तुरंत आइए, अलीम। सुबह होने से पहले ही मैं यात्रा पर निकल पड़ा। यदि आप कभी दिगुवम मेट्टा के वन विश्राम गृह में जाएं, तो भवन के दक्षिणी पूर्वी कोने से लगभग 20 गज की दूरी पर आपको एक पत्थर की पटली के नीचे एक छोटी सी कब्र दिखाई देगी। उस पत्थर पर सिर्फ एक शब्द खुदा है, मिसचीफ। कहानी यह है कि बहुत साल पहले जब भारत में ब्रिटिश शासन था, एक अंग्रेज वन अधिकारी या शायद कोई कलेक्टर इस बंगले में ठहरा हुआ था। उसके साथ उसका छोटा कुत्ता भी था, जिसका नाम मिसचीफ था। एक तेंदुए ने अचानक उस पर झपट्टा मारा और उसे उठाकर ले गया। अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाई और फैलते हुए छर्रों से तेंदुए और अपने ही कुत्ते दोनों को मार डाला। दुख में और अपने पालतू की याद में उसने कुत्ते को वहीं दफना दिया और बाद में उस स्थान पर लगाने के लिए एक खुदा हुआ समाधि पत्थर लेकर आया। अलीम ने मुझे ये नई त्रासदी की कहानी सुनाई जब मैं अपनी कार से उतर रहा था। अलीम की बहन की बड़ी बेटी, जिसका नाम पियरी था, को मिसचीफ की कहानी पता थी और उसने हर सुबह उस कब्र पर जंगल के फूलों का एक छोटा गुच्छा रखने की आदत बना ली थी। उस सुबह किसी कारण से वो फूल रखना भूल गई। शाम को जब लगभग अंधेरा हो गया था, उसे अपनी भूल याद आई। तब तक फूल काफी मुरझा चुके थे। पियरी ने अपनी माँ से कहा कि वो अभी जाकर फूल कब्र कर रखाएगी। उसकी माँ ने कहा कि अंधेरा हो रहा है और आदमखोर उसे पकड़ सकता है। इसके अलावा फूल मुरझा चुके हैं, वो अगले दिन ताजे फूल रख सकती है। लेकिन पियरी ने बात नहीं मानी। उसने मुरझाए फूल उठाए और दौड़कर बाहर चली गई। वो शायद कब्र तक पहुंच गई थी, क्योंकि फूल वहीं पाए गए। लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, न चीख, न सिसकी, न गुर्राहट। लड़की वापस नहीं आई। घबराकर उसकी माँ ने उसे पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने अलीम और उसकी दोनों पत्नियों को बुलाया। वे लालटेन लेकर कब्र तक गए। वहां फूल तो थे, लेकिन लड़की का कोई निशान नहीं था। कुछ ही दूरी पर कांच के मोतियों का बिखरा हुआ ढेर पड़ा था, और वो धागा भी जिससे वे पिरोए गए थे। और थोड़ा आगे कुछ बूंदे खून की। अलीम और वे तीनों औरतें जल्दी जल्दी गांव की ओर भाग गई थीं और काफी देर बाद रेंजर, 2-3 वनरक्षकों और कई लोगों के साथ वापस लौटीं। उन लोगों के हाथों में कुल्हाड़ियां, लाठियां, चाकू और लालटेन थीं। किसी के पास बंदूक नहीं थी। उस रात उन्होंने झाड़ियों में बिना किसी खास योजना की खोजबीन की, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला, क्योंकि हर कोई तेंदुए से डर रहा था। अगली सुबह उन्होंने फिर तलाश की। इस बार उन्हें हत्यारे के पंजों के निशान मिले, और वे निशान भी मिले जहां बच्चे के शरीर को घसीटकर घनी झाड़ियों के बीच ले जाया गया था। उन्हें फटे पुराने कपड़ों के कुछ टुकड़े भी मिले। इसके बाद आदमखोर और उसके शिकार के सभी निशान गायब हो गए। अलीम ने कहा कि मुझे रेस्ट हाउस में ही रहना चाहिए और तेंदुए के हमले के खतरे से बचने के लिए अपने तंबू में न रहूं।
मैंने ये बात सख्ती से ठुकरा दी, जब तक कि उसने मुझे एक ऐसा विचार नहीं दिया जो जितना साहसी था उतना ही खतरनाक भी। उसने प्रस्ताव रखा कि अगर मैं बरामदे में एक खंबे के पीछे छिपकर अपनी राइफल के साथ लेट जाऊं तो वो सारी रात मिस्चिफ की कब्र पर बैठकर चारे का काम करेगा। उसने कहा कि जैसे ही उसे तेंदुए की मौजूदगी का एहसास होगा, वो धीरे से आवाज़ देगा। तब मैं अपनी टॉर्च जला सकता हूँ, उसकी रोशनी चारों ओर घुमा सकता हूँ, जानवर की आंखें या शरीर देख सकता हूँ और उसे गोली मार सकता हूँ। उस समय चांद नहीं था और रातें पूरी तरह अंधेरी थीं। अलीम की योजना बहुत बहादुरी भरी थी, लेकिन पूरी तरह बेवकूफ़ी भरी भी। ऐसा कैसे हो सकता था कि उसे तेंदुए की मौजूदगी का एहसास समय रहते हो जाता और वो मुझे चेतावनी दे पाता? उसे कुछ भी महसूस नहीं होता जब तक कि तेंदुआ उस पर झपट ना पड़ता, और तब बहुत देर हो चुकी होती। इससे भी बुरा ये था कि मैं गोली नहीं चला पाता, क्योंकि संभव था कि मैं तेंदुए की जगह उसे ही मार बैठता। मैं बार बार कहता रहा, नहीं 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 नहीं। लेकिन उसी समय मेरे मन में ये भी आ रहा था कि अलीम की योजना में कुछ संभावनाएं हैं। तभी मुझे एक और विचार आया। मुझे कोई नहीं रोक सकता था कि मैं भारतीय कपड़े पहनकर खुद मिस्चिफ की कब्र पर बैठ जाऊं। मेरे सामान्य कपड़े शायद आदमखोर को डरा देते, क्योंकि तेंदुए बेहद चालाक और चतुर होते हैं। लेकिन भारतीय वेशभूषा उसे धोखा दे सकती थी। और जब किसी दूसरे व्यक्ति की जान खतरे में नहीं होती, तो मुझ पर हत्या का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता था, नहीं आत्महत्या का सवाल उठता। जब मैंने अलीम को अपनी योजना बताई तो अब उसकी बारी थी विरोध करने की। लेकिन अंत में वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है, मेरी ही चली। सूर्यास्त के समय मैं मिस्चिफ की कब्र पर पालथी मारकर बैठा था। मैंने अलीम के सबसे गंदे कपड़े पहन रखे थे, अपना चेहरा और हाथ कोयले से काला कर लिया था, और सिर पर एक गंदी कपड़े की पट्टी बांध ली थी ताकि वो पगड़ी जैसी लगे। राइफल मेरे पास जमीन पर पड़ी थी, जिस पर टॉर्च लगी हुई थी। मैंने उसे हल्की सी पत्तियों की परत से ढक लिया था ताकि आदमखोर उसे न देख सके। मैंने खास ध्यान रखा कि मेरी पीठ रेस्ट हाउस की ओर रहे, ताकि मैं 3 दिशाओं में जंगल को देख सकूं। सूर्यास्त और भोर का समय जंगल में रहने वालों के लिए सबसे सुंदर क्षण होते हैं। इसी समय दिन के पक्षियों का संगीत अपने चरम पर होता है। रात के जीव भी जैसे उनका साथ देने लगते हैं और अंधेरे का स्वागत करते हुए अपनी आवाज़ें मिलाते हैं। लेकिन उस समय मेरे कानों में संगीत के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे कान, मेरा मन और मेरी नसें केवल हत्यारे के आने की प्रतीक्षा में लगे थे। यही वो समय था, सूर्यास्त का, जब वो बाहर निकलता था। ठीक इसी समय उसने छोटी पियरी को मार डाला था, और ये बहुत संभव था कि वो उसी जगह वापस आए जहां उसने उसे मारा था। ऐसे विचार मेरे मन में आते रहे और खतरे का एहसास बढ़ता गया। कुछ ही देर में पूरी तरह अंधेरा हो गया। मेरे पीछे का रेस्ट हाउस, जो इतना पास था, अब केवल एक धुंधली परछाई जैसा दिख रहा था। ऊपर आसमान में पेड़ों के बीच बीच से तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर बांस का एक ऊंचा झुरमुट खड़ा था, जिसकी लंबी पतली टहनियां चारों ओर झुककर मानो एक विशाल गुलदस्ता बना रही थीं। तभी मुझे बाईं ओर हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने अपनी आंखें जोर से तानी, लेकिन मुझे केवल झाड़ी की गहरी काली आकृति ही दिखाई दी। मेरा हाथ तुरंत राइफल पर गया। एक झटके में राइफल मेरे कंधे पर थी और मेरी उंगली टॉर्च के स्विच पर। अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की एक तेज किरण सामने पड़ी और 2 छोटी सी आंखें चमक उठीं, मानो लाल माणिक की तरह। जिसे मैंने आदमखोर समझा था, वो दरअसल भारत में पाए जाने वाले उन विशाल काले बिच्छुओं में से एक था। ये बिच्छू लगभग 8 इंच लंबे होते हैं। इनका रंग गहरे काले से लेकर गहरे हरे तक होता है। इनके शरीर पर छोटे छोटे रोए होते हैं, आगे के पंजे केकड़े जैसे मजबूत होते हैं और पीछे लंबी डंक वाली पूंछ होती है। इनका डंक बेहद दर्दनाक होता है, 24 घंटे तक भयानक पीड़ा देता है और कमजोर दिल वाले लोगों की मौत भी हो सकती है। रोशनी पड़ते ही बिच्छू रुक गया और गुस्से में फुफकारने लगा। मैंने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उसकी ओर फेंक दी। वो फिर फुफकारा और भाग गया। मैंने टॉर्च बंद कर दी, राइफल को फिर से पत्तियों से ढक लिया और बुदबुदाते हुए खुद को कोसा। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। बिच्छू की वजह से मुझे अपनी टॉर्च जलानी पड़ी और मेरी जगह जाहिर हो गई। अगर तेंदुआ आसपास होता तो वो रोशनी देख लेता और शायद तुरंत दूर चला जाता। तभी दूर से इंजन की सीटी सुनाई दी। एक मालगाड़ी मोड़ से निकलकर बाहरी सिग्नल की ओर आ रही थी और उसकी गड़गड़ाहट धीरे धीरे सुनाई देने लगी। इंजन के रुकने के बाद चालक ने फिर सीटी बजानी शुरू कर दी। पहले छोटी छोटी और तेज आवाजों में, फिर एक लंबी तीखी सीटी में, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। मुझे लोगों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। ड्राइवर और उसके फायरमैन आपस में बात कर रहे थे। वे असामान्य रूप से उत्तेजित लग रहे थे और काफी शोर मचा रहे थे। मैं सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मुझे लगा कि शायद इसका कारण समझ में आ गया है।
आउटर सिग्नल ऊपर होगा, जिससे ट्रेन को स्टेशन में प्रवेश करने से रोका गया होगा, क्योंकि नीचे जाने वाली पैसेंजर ट्रेन दूसरी दिशा से नांदेड़ की ओर आ रही होगी। इसका मतलब था कि आधी रात हो चुकी है और समय मेरी अपेक्षा से कहीं तेजी से बीत गया था। मानव आवाज़ों की ध्वनि जारी रही। तभी मुझे दूर से पैसेंजर ट्रेन के इंजन की हूटिंग सुनाई दी और उसके बाद स्टेशन पर उसके पहुंचने की आवाज़ आई। अब मालगाड़ी के चालक ने सीटी बजाई और ट्रेन चल पड़ी, जो धीरे धीरे खड़खड़ाती हुई आगे बढ़ने लगी। कुछ ही मिनट बाद नीचे जाने वाली पैसेंजर ट्रेन तेजी पकड़ते हुए नांदेड़ की ओर अपने सफ़र पर निकल गई। लेकिन उसके बाद जो शांति आने की मुझे उम्मीद थी, वो नहीं आई। जल्द ही फिर आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जो धीरे धीरे तेज होती गईं। कुछ लोग 2 लालटेन लिए विश्राम गृह के फाटक से भीतर आए और भवन की ओर बढ़े। मैं झुंझला गया, क्योंकि अब आदमखोर को मारने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। मैं मिसचीफ की कब्र से उठा और बरामदे की ओर गया, जहां अलीम भी आ गया, जो जाग रहा था और सब सुन रहा था। आने वाले लोगों में स्टेशन मास्टर, रेंजर और मालगाड़ी के ड्राइवर, गार्ड तथा एक फायरमैन शामिल थे। वे सब बहुत उत्तेजित थे। उन्होंने बताया कि लंबी सुरंग से निकलते समय इंजन की हेडलाइट में उन्हें रेल पटरी के किनारे किसी मनुष्य का मुड़ा तोड़ा शरीर दिखाई दिया। ये देखकर ड्राइवर ने सोचा कि शायद किसी पहले गुजरने वाली ट्रेन ने उस आदमी को टक्कर मार दी होगी, जो पटरी पार करने की कोशिश कर रहा होगा। चूंकि उसकी ट्रेन उस समय धीरे चल रही थी, इसलिए उसने जांच के लिए ट्रेन रोक दी, ताकि बाद में उस पर किसी आदमी को मारने का आरोप न लगे। लेकिन जब ड्राइवर और उसके फायरमैन वहां पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि आदमी ट्रेन से कुचला नहीं गया था, बल्कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया था, क्योंकि उसकी कुतरी हुई हड्डियां चारों ओर बिखरी हुई थीं। गार्ड, जो तब तक वहां पहुंच चुका था, ने सुझाव दिया कि वो किसी भटकते चेंचू जनजाति के व्यक्ति का शव हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर पर केवल एक लंगोटी थी। तेंदुए के हमलों से सुनकर ड्राइवर और उसके साथियों ने तय किया कि वे डिगुवा मिट्टा के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देंगे, ताकि वो तार द्वारा अधिकारियों को खबर दे सके। जब स्टेशन मास्टर को पता चला कि मैं पास ही हूं और आदमखोर को मारने आया हूं, तो उसने पहले रेंजर और मुझे सूचित करने का निर्णय लिया। इस तरह मेरी शंका सही निकली। तेंदुआ सचमुच में बहुत दूर था। शायद वो उस रात बंगले के पास आया ही ना हो। शायद वो ठीक उसी समय आया हो जब बड़े बिच्छू ने मुझे झूठा अलार्म दिया था। संभव है उसने मेरी टॉर्च की रोशनी देख ली हो और भागकर सुरंग के पास किसी चेंचू को मार डाला हो। हालांकि दूरी को देखते हुए ये संभावना कम थी। अधिक संभावना ये थी कि वो चेंचू यात्री था जिसे आदमखोर के बारे में पता नहीं था, या फिर उसने सुना होगा, इसलिए उसने सुरंग के भीतर सोने का फैसला किया होगा, ये सोचकर कि वहां तेंदुआ नहीं आएगा। मैंने सूचना देने वालों का धन्यवाद दिया और कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उनके जाने के बाद मैंने थोड़ा सोने का निश्चय किया और अलीम से कहा कि वो मुझे 4 बजे जगा दे। कुछ ही मिनटों में उसने मुझे जगा दिया। हमने चाय बनाई, कुछ बिस्कुट खाए और अंधेरे में रेलवे लाइन के साथ साथ चल पड़े। अगर आदमखोर बाघ होता तो ये बहुत खतरनाक होता, क्योंकि आदमखोर बाघ अक्सर कतार में सबसे पीछे चलने वाले आदमी को उठा ले जाता है। लेकिन तेंदुए के साथ खतरा कुछ कम होता है। वो अधिक डरपोक लेकिन चालाक होता है। वो तभी हमला करता है जब शिकार अकेला और असहाय हो। भोर होने ही वाली थी जब हम लंबा पुल पार करने पहुंचे। यहां हमें लगभग 10 मिनट रुकना पड़ा, क्योंकि पुल पार करना कठिन था। स्लीपरों के बीच कदम रखते हुए जाना पड़ता था। नीचे घाटी और पेड़ों की चोटियां दिखाई देती थीं। आखिरकार हम पार कर गए। थोड़ी दूरी पर सुरंग का काला मुंह दिखाई दे रहा था। उससे पहले पटरी के किनारे चेंचू के शरीर के चिथड़े पड़े थे। जांच से पता चला कि आदमखोर वापस आया था और अपने शिकार को फिर से खाया था, क्योंकि पहले से कहीं ज्यादा हिस्सा खाया जा चुका था। हमारे विचार तभी बाधित हुए जब सुरंग के भीतर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर में एक इंजन पीछे की ओर चलते हुए सुरंग से बाहर निकला और उसी क्षण तेंदुए ने हमला किया। वो नीचे से नहीं, बल्कि हमारे पीछे से आया। वो बिना आवाज किए हमारी ओर छलांग लगा रहा था, एक सच्चे आदमखोर की तरह। हमें केवल उसके मुलायम पंजों की हल्की आवाज सुनाई दी। अचानक उसने पाया कि वहां एक नहीं 2 आदमी हैं। वो हमसे 2 गज दूर रुक गया और गुस्से से गुर्राने लगा। तभी हमें पता चला कि आदमखोर आ गया है। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे बस इतना याद है कि अलीम चिल्लाता हुआ खड़ा हो गया और मैं तेजी से लुढ़क कर दूर हो गया। मैंने तुरंत टॉर्च जलाई और बिल्कुल पास से तेंदुए के चेहरे पर गोली चला दी। तेंदुआ उछलकर हमारे बीच से निकल गया और सुरंग के किनारे से नीचे रेलवे पटरी पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद आधी रात की पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी हेडलाइट में एक अजीब दृश्य देखा। 2 आदमी चाय पी रहे थे। उनके बीच एक मरा हुआ तेंदुआ पड़ा था और थोड़ी दूरी पर एक आदमी की टूटी फूटी हड्डियां।
मुझे यकीन है कि वो ड्राइवर इस दृश्य को अपनी सेवा से रिटायर होने के बाद भी याद रखेगा। वो अच्छा आदमी था। उसने मुझे और अलीम को, साथ ही मरे हुए तेंदुए को भी डिगुआ मिट्टा तक डूमर घुड़ाटे अपनी ट्रेन में बैठाकर पहुंचा दिया, और इस तरह उस खतरनाक आदमखोर तेंदुए के आतंक आखिरकार खत्म हो गया। जंगल की उस भयानक रात में, जहां हर आवाज खतरे का संकेत लग रही थी, साहस और धैर्य ने आखिर जीत हासिल की। एक ऐसा शिकारी जो कई जिंदगियां छीन चुका था, आखिरकार उसी जंगल की जमीन पर हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक तेंदुए के शिकार की नहीं है। ये कहानी है जंगल के खतरों की, इंसान के साहस की, और उस अनिश्चित दुनिया की जहां हर कदम पर जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है। ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है और उतनी ही खतरनाक भी। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे जंगल और रोमांच की एक और सच्ची और अद्भुत कहानी। तब तक के लिए नमस्कार।